हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के अंदर, जहां पर हम पिछले एक हफ्ते यानी कि 19 मई से लेकर 26 मई के बीच में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी, उनको हम आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है विद रिगार्ड्स टू पिग बुचरिंग। अब आप बोलोगे सर ये तो एनवायरनमेंट का टॉपिक लगता है, पिग्स की बात कर रहे हो आप यहाँ पे। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है। देखो, कई बार ना, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक पर्सन है यहाँ पे, ठीक है। अब ये भाई साहब ऐसे अकेले बैठे हुए हैं, इनको एक कॉल वॉल आती है या कॉल आता है या फिर इनको कुछ ईमेल आता है, वट। अब कॉल या ईमेल के माध्यम से पता क्या करते हैं, इनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करी जाती है। सामने वाला बंदा इनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है, बोलता है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, या फिर कुछ अपनी फेक आइडेंटिटी के माध्यम से इन तक पहुंचता है। या फिर इनको बोलेगा कि यार ये देखो, मैंने पिछले महीने क्रिप्टो में पैसा डाला था और क्रिप्टो में पैसा डाल के मुझे इतना सारा पैसा मिल गया। और ये कोशिश इसकी ये रहेगी कि ये आपका ना भरोसा, आपका ट्रस्ट जीत ले। अच्छा ठीक है, एक बार इसने आपका ट्रस्ट जीत लिया तो फिर क्या करेगा? फिर आपको भी उसी चीज में इन्वॉल्व करवाएगा। बोलेगा कि आप भी इसी तरह से क्रिप्टो में पैसा लगाओ, आप भी कुछ इस तरह की चीजें करो। बेसिकली कहने का मतलब पता क्या है कि आपसे वो पैसा निकलवाने की कोशिश करेगा, अपना मुनाफा करने की कोशिश करेगा, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। इसी को बोलते हैं पिग बुचरिंग। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा नाम क्यों रख दिया, कोई और नाम क्यों नहीं रख पाए? देखो, कई बार पता क्या होता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को कई बार पता क्या किया जाता है, पहले खुश किया जाता है, ठीक है ना। उनको यहाँ पे ट्रस्ट दिया जाता है, उनको कुछ खुशी दी जाती है, फिर बाद में उनको काट दिया जाता है। इसी तरह से इस पर्सन को भी यही कोशिश करी जा रही है कि पहले इसको खिलाओ पिलाओ, इसके साथ दोस्ती करो, इसका भरोसा जीतो, एंड एक बार उसका भरोसा जब आपने जीत लिया, फिर उसका सारा पैसा निकलवा लो उससे। इस चीज को बोलते हैं पिग बुचरिंग। इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स आजकल बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, इवन इंडिया में भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, ये दरअसल में चाइना के अंदर ओरिजिनेट किया था, ठीक है। इसको चाइना के अंदर शाहजू पान स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। पेंडेमिक के समय ये चाइना के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिला था, तो वहीं से उसका नाम देखने को मिल जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके माध्यम से पिग बुचरिंग स्कैम्स यहाँ पे किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हो गया कॉन्टैक्ट टैक्टिक्स, हो गया कि आप तक पहुंचा जाएगा थ्रू सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स, डिसेप्टिव मैसेजेस, इस तरह के माध्यम से, या आपका फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इनके माध्यम से डेटिंग के ऊपर पहुंचा जाएगा। आपको कोई लड़की मिलेगी, आपको टिंडर या कहीं और जगह के ऊपर, एंड वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगी आपके साथ दोस्ती करने की, फिर आपको पैसों के जाल में फंसाने की कोशिश करी जाएगी। तो दीज आर सम ऑफ द टेक्टिक्स। इसके अलावा फेक फ्रेंडशिप्स आपके साथ एस्टेब्लिश करी जा सकती हैं, ठीक है। तो दरअसल में जो टारगेट होता है ना, उसी को पिग के नाम से जाना जाता है। तो पिग बुचरिंग नाम ये टारगेट के नाम से आया है कि जिसको फंसाना होता है उसको पिग बोला जाता है इस चीज के अंदर। ट्रेडिंग एप्स आपको दिखाई जाएंगी कि ये देखो, मैंने इतना सारा, पिछले हफ्ते मैंने ट्रेडिंग करी थी तो उससे मैंने 20 लाख रुपया मैंने कमा लिया। और वो जो आपके सामने स्क्रीनशॉट्स या आपके सामने इमेजेस जो शेयर करी जाएंगी ना, वो फेक इमेजेस होंगी। आप देख के बड़ा खुश हो जाओगे, यार एक ही दिन में इसने तो 20 लाख कमा लिया, या एक ही दिन में 1 लाख रुपया कमा लिया। तो आप भी कोशिश करोगे यार उसी को डाउनलोड करने की, उस वाली ऐप को। पर दरअसल में वो सही ऐप नहीं होगी, वो कुछ नकली ऐप होगी। आप उस ऐप में सारी चीजें करोगे एंड आपका पैसा सारा वहां से निकलता रहेगा। फिर एक टर्म एक और आती है यहाँ पे, दैट मीन्स फैटनिंग द पिग। पहले तो पिग को कैप्चर कर लिया, टारगेट जो था उसको कैप्चर कर लिया, फिर उसको बोला नहीं और पैसा इन्वेस्ट करो, और पैसा इन्वेस्ट करो। तो पिग को कहीं ना कहीं मोटा किया जा रहा है, टारगेट को कहीं ना कहीं और इंक्रीज किया जा रहा है। इसको बोलते हैं फैटनिंग द पिग। फिर कल को मान लो अगर आप पैसा जीत भी लेते हो, तो बोला जाता है कि आपको पैसा विड्रॉ करना है वहां से, ठीक है, आप पैसा विड्रॉ कर लो, पर उसके लिए आपको बहुत बड़ी फीस आपको देनी पड़ेगी, या फिर कहीं ना कहीं वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस आपको देने लग जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, जो आपका दोस्त था, जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट किया था, वो एक दिन व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ गायब हो जाएगा। आप उसको कभी कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाओगे। इस सारे स्कैम को बोला जाता है पिग बुचरिंग स्कैम। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग थोड़े अकेले होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि लोग सामने वाला दोस्ती करने की आपके साथ कोशिश कर रहा है, आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा है, तो अक्सर वो लोग फंस जाते हैं। बाकी जिन लोगों को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको यहाँ पे इस तरह से टारगेट बनाया जाता है। बाकी इसके अलावा जिन लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत कुछ बदलाव आ रहे होते हैं, जैसे मान लो किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, या फिर इमोशनली अप डाउन हो रखा है उनका लाइफ के अंदर,
उनको टारगेट किया जा सकता है। आपके टेलीग्राम इंस्टाग्राम यूज़ करने वाले लोग हो गया। इसके अलावा जो लोग ऐसा हैं जो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा बन जाए, कुछ फास्ट मनी अपॉर्चुनिटीज देख रहे होते हैं, चाहे होम मेकर्स हो गया, रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हो गया, मिडिल एज लोग हो गया, ओल्डर इंडिविजुअल्स, ये सारे कहीं ना कहीं जो भी कोशिश जिनकी ये रहती है कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जा पाए, उनको यहाँ पे टारगेट करने की अक्सर पिग बुचरिंग स्कैम्स के माध्यम से कोशिश करी जाती है। ठीक है, आई होप ये टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे वो टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे मिल जाएगी। चिंता मत करो, ये टेलीग्राम बहुत ही सही टेलीग्राम है, ठीक है ना। कोई पिक बुचरिंग स्कैम यहाँ पे नहीं हो रहा, ओनली आपको बस पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है ना। वरना अदरवाइज टेलीग्राम इंस्टाग्राम आप थोड़ा ध्यान से यूज करो एंड इस तरह के पिक बुचरिंग स्कैम से आप भी बचने की कोशिश करो। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज IREDA प्लान्स FPO टू बॉल्स्टर ग्रोथ। दरअसल में क्या है ना, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ये यहाँ पर FPO करने की कोशिश कर रही है। मैं पहले आपको थोड़ा सा अंतर समझाता हूँ IPO और FPO के बीच में। देखो IPO का मीनिंग क्या हो गया, IPO का मीनिंग हो गया आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर, FPO का मीनिंग होता है आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मान लो कोई कंपनी थी, ठीक है, मान लो मैंने कोई कंपनी खोल रखी है, अब मेरी कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाती है, फिर मैं सोचता हूँ यार एक काम करते हैं, अपनी कंपनी को लिस्ट करवा देते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, लिस्ट कर देते हैं अपनी कंपनी को। तो जब आप फर्स्ट टाइम अपनी कंपनी को लिस्ट कर रहे हो पब्लिक के लिए, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो यहां पर क्या हुआ, व्हेन अ कंपनी रेजेस फंड फॉर द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन गेट्स लिस्टेड, इट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल का मतलब ही पहली बार होता है, तो पहली बार आपने इस तरह से ये चीज करी, ठीक है। मान लो आपने जब ये आईपीओ किया, उसमें मान लो लेट से आपने 10% अपनी कंपनी हिस्सा बेच दिया, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद आपको लगता है नहीं यार 10% चलो ठीक है, 10% हमें और बेचना है। तो हो पता क्या रहा है, आप एक नया शेयर, मतलब 10% तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे डाइल्यूट कर दिया था, अब आपको लगता है नहीं यार थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और पैसा पब्लिक से रेस किया जा सकता है। तो जब आप ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हो, जब आपने आईपीओ किया था, उसके बाद अगर आप पब्लिक से फंड रेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन मतलब बाद में, ठीक है ना। तो आईपीओ के बाद आपका एफपीओ हो सकता है जब आप कहीं ना कहीं अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो एंड उसका आपसे आप अपना पैसा रेस कर रहे हो। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि देखो हमारी ना मार्केट्स होती हैं, मार्केट मैंने आपको कई बार बताया दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है आपकी प्राइमरी मार्केट, एक होती है आपकी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में ना आप जैसे ट्रेडिंग करते हो, आपने शेयर था आपके पास, आपने वो शेयर मुझे बेच दिया, यहाँ पर मेरे और आपके बीच में बात हो रही है, कोई कंपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ प्राइमरी मार्केट की, तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर आप डील करते हो कंपनी के साथ। जैसे आपका आईपीओ एफपीओ, ये दोनों कहाँ पे आते हैं, ये दोनों आपके प्राइमरी मार्केट के अंदर ही आते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से कंपनी अपना हिस्सा आपको बेच रही है। आईपीओ जब पहली बार किया, दोबारा कर रही है, दोबारा कुछ नया हिस्सा बेचने की कोशिश कर रही है, तो वो भी आप कंपनी के साथ ही डील कर रहे हो। तो इस तरह से चाहे आईपीओ हो चाहे एफपीओ हो, दोनों आपके प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूं रिस्क की, तो आप नोटिस कर पाओगे कि जब हम बात करते हैं ना आईपीओ की, तो आईपीओ में पैसा निवेश करना थोड़ा ज्यादा रिस्की रहता है एज कंपेयर टू एफपीओ। बाकी आप देख सकते हो इस IREDA के बारे में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में। कंपनी आप जानते हो ये एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करती है, बेसिकली ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर। और ये एकमात्र ऐसी पब्लिक सेक्टर एनबीएफसी है जो आपको ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करती हुई देखने को मिल जाएगी, ठीक है। द कंपनी सेटअप अ होली ओन्ड सब्सिडरी IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस AIFC लिमिटेड। पिछले मंथ ही इसको नवरत्न का स्टेटस भी मिला था। बाकी आप चीजें समझ गए होंगे इसकी चीज़ों के बारे में। एफपीओ मैंने आपको मीनिंग समझा ही दिया। ये डेटा आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना कितने करोड़ इसका था, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता रखा है। मेजर चीजें हमें यही पता होना चाहिए था कि आईपीओ और एफपीओ में अंतर क्या होता है एंड कैसे दोनों आपके प्राइमरी मार्केट का ही पार्ट है। एक छोटी सी बात आपको और देखने को मिलेगी कि अक्सर जो कंपनीज हैं वो एफपीओ आखिर लाती क्यों है। देखो पैसा चाहिए ना कंपनी को, तो कंपनी उस केस में क्या करेगी, कंपनी एफपीओ के माध्यम से पैसा रेज करेगी एंड अकॉर्डिंगली कंपनी को पैसा मिल जाएगा एंड कंपनी का कुछ हिस्सा यहाँ पे पब्लिक के पास चला जाएगा। तो ये जो पैसा उसने रेज किया, कहीं ना कहीं वो अपने जो भी एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रही है, अपनी कंपनी को बड़ा करने की कोशिश कर रही है, कुछ उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके लिए उस पैसे को यूज किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा कर्जा हो और कंपनी की कोशिश हो यार इस कर्जे को कहीं ना कहीं हमें कम करना है। तो कैसे कर सकती है कंपनी ने, अगर मान लो एफपीओ किया, एफपीओ के माध्यम से क्या होगा, कंपनी को पैसा मिलेगा और ये पैसा अकॉर्डिंगली वो कर्जे को कम करने के अंदर यूज कर सकती है। तो ये भी एक चीज हो गया।
उसके अलावा अगर कंपनी को लगता है यार पब्लिक को ज़्यादा शेयर होल्डिंग देनी चाहिए, ठीक है ना, तो उस केस में भी यहाँ पे एफपीओ लाया जा सकता है। आई होप ये जो कुछ पॉइंटर्स थे रिगार्डिंग आईपीओ एफपीओ ये आपको समझ आ गए होंगे। अगला हमारा दोस्तों बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू रुपए। अब जब हम बात करते हैं रुपए की, तो दरअसल में जो मालदीव्स कंट्री है ना, वो भी यहाँ पे इंडियन रुपए सर्विस को इंट्रोड्यूस कर रही है, यानी कि जो रुपए कार्ड आप लोग देखते हो ना, ये रुपए कार्ड अब आपका मालदीव्स में भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बात करें रुपए की, तो रुपए दरअसल में दो शब्दों से बना है, एक है आपका रुपी, ये रहा रुपी, और ये है पे वर्ड, किसके लिए शो करता है, पे वर्ड शो होता है पेमेंट के लिए। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2012 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। अब आज के समय आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो गया, पीओएस डिवाइसेस हो गया, जो पॉइंट ऑफ सेल आपकी मशीन नहीं होती वो हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, उनके ऊपर डेफिनेटली वाइडली एक्सेप्टेड है। अब आप अगर नोटिस करोगे ना, तो इंडिया के द्वारा ये बनाया गया है, आप नोटिस करो, दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल कार्ड पेमेंट नेटवर्क इन इंडिया। अब जब रुपए की बात करें तो फायदा बेसिकली ये होता है कि काफी इसमें कॉस्ट कम होती है, क्योंकि आप नोटिस करो ना, जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिकली हो रहा है, तो सेटलमेंट को क्लियर करना, मतलब सारी चीजें वो होना, ट्रांजैक्शन को क्लियर करना, ट्रांजैक्शन को सेटल करना, वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा आसान हो जाता है। बाकी अगर आप नोटिस करोगे तो रुपए क्या है, रुपए एक डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से इंडियन कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर करना, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्विस ऑफरिंग्स करना, वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि सारे भारतीय बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, तो रुपए उनके अक्रॉस पेमेंट करने के लिए हमें अलाउ करता है। ध्यान रखिएगा, इसको लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा 2012 के अंदर। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है एनएफआरए के रिगार्डिंग। इसको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं इस बात को। देखो, जैसे ना आपकी अलग अलग कंपनीज होती हैं, ठीक है, कोई भी एक्सवाइजी कंपनी होगी मान लो, ठीक है। अब ये जो कंपनी होती है, इनका ना अलग अलग इनका डेटा बनता है, प्रॉपर जो फाइनेंशियल स्टेट्स होते हैं इनके, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस इनका कितना है, इनका बैलेंस शीट इनकी कैसी है, इनकम स्टेटमेंट में इनका क्या चीजें मेंशन्ड है, राइट। कई बार आप नोटिस करते हो ना, कोई कंपनी आप बताती है कि यार मैंने पिछले साल इतना रेवेन्यू किया, इतना मेरा एक्सपेंडिचर हुआ, इतना मैंने प्रॉफिट था, और भी बहुत सारे इस तरह से डेटा कंपनीज का दिया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कंपनी ने डेटा तो खुद दिया, अगर मान लो ये जो भी डेटा है ये गलत डेटा देने लग जाए तो हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और कंपनी गलत डेटा देने के माध्यम से क्या करे, आपको और मेरे जैसे लोगों को बेवकूफ बनाए। चलो मेरे जैसे लोग तो चलो ठीक है, फिर भी अगर बैंकों को भी बेवकूफ बना सकती है, बैंकों को से इनको लोन चाहिए होता है, तो बैंक को बोलेंगे यार ये देखो हमने पिछले महीने इतना कमाया, पिछले साल इतना कमाया, एंड अकॉर्डिंगली आप हमें इतना ज्यादा लोन दे दीजिए। तो अगर ऐसा होने लग जाएगा, कंपनी अपने मन मर्जी के हिसाब से डेटा देने लग जाएंगी, तो बैंकों को तो बड़ी टेंशन हो जाएगी कि पता नहीं यार कोई कंपनी गड़बड़ ना कर दे, कोई कोई भी रैंडम डेटा दे देगी, है ना। कंपनी का प्रॉफिट है मान लो 1 करोड़, उसने बोल दिया 100 करोड़, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी बिल्कुल। तो ऐसे केस में ना हमारे पास क्या होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग आपकी कंपनीज होती हैं, उनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, राइट। इवन आपकी जो जैसे डेलोइट वगैरह हो गया, वो भी एज एन ऑडिटिंग कंपनी की तरह काम करती हैं, तो वो ऑडिट करते हैं, जो भी इन्होंने यहाँ पे डेटा दिया होता है ना, उस डेटा को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। प्रॉपर प्रोसेस होता है उस चीज़ के रिगार्डिंग की जो भी नंबर्स इनके द्वारा बताए गए हैं क्या वो सही है नंबर्स, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नंबर्स दे दिया। तो ऑडिटर्स का काम अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्क्रूटनी है वो इन ऑडिटर्स के माध्यम से होती रहती है, ठीक है। तो कल को अगर किसी कंपनी को कुछ भी लोन लेने जाना होता है बैंक के पास, तो अकॉर्डिंगली वो दिखाएगा कि हाँ यार ये देखो ऑडिटर्स ने बता रखा है कि दिस इज अवर नंबर्स, तो हमारे नंबर्स बिल्कुल ठीक है, आप हमें लोन दे दीजिए। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर ये ऑडिटर्स तो हैं, पर कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनीज और ऑडिटर्स आपस में समझौता कर ले, क्योंकि आप नोटिस करो ना, ऑडिटर को मिल क्या रहा है, ऑडिटर को एक फीस ही तो मिल रही है, वो कंपनी उसको फीस दे रही है, तो कंपनी कल को ऑडिटर्स के साथ ऐसा भी तो कर सकती है कि यार मैं आपको अच्छा खासा पैसा दे दूंगा, आप मेरे नंबर्स इस तरह से दिखा दो। क्या ये हो सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट कई बार होता भी है ऐसा। पर ऐसे अगर होने लग गया कि ऑडिटर्स कुछ भी नंबर को वेरीफाई करने लग गए और अकॉर्डिंगली जो कंपनी कहेगी उस हिसाब से उनके नंबर देने लग गए, तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर भरोसा ही उठ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इस केस में ना इंश्योर ये करना चाहिए कि ऑडिटर्स के ऊपर भी हम प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस बना के रखें कि ऑडिटर्स कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, और अगर गड़बड़ कर रहे हैं ना तो उनका लाइसेंस कैंसिल करो, उनको बंद करवाओ ऐसी कंपनी को, अगर कल को कोई ऑडिटर पैसे खा के कंपनीज को सही मतलब गलत नंबर्स बता रहे हैं। तो ऐसे केस में ना हमारे पास एक अथॉरिटी है जिसका नाम है क्या, एनएफआरए। एनएफआरए क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब ये पता क्या करेगी, जैसे अभी के लिए अभी ये क्या कर रही है, जिस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी के लिए इन्होंने यहाँ पे देश के 8 ऐसे ऑडिटर्स को चुना है। अब ये 8 ऑडिटर्स के आगे जो 60 क्लाइंट्स हैं
उनको देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? उन 60 क्लाइंट्स के रिगार्डिंग प्रॉपर हम पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि क्या भैया इन्होंने जो ऑडिटिंग करी है वो ढंग से करी है या नहीं करी है, क्या प्रॉपर ऑडिट क्वालिटी थी या नहीं थी, ये सारी चीज़ें। एंड अगर नहीं आएगा फिर अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम एनएफआरए की भी ना कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि मान लो अगर आपको पैसा यहाँ से मिलता है तो आपने उसको किस हेड के अंदर डालना है, कौन से कॉलम के अंदर आप उसको यहाँ पे रिपोर्ट करोगे, क्या एनएफआरए की बातें उन्होंने मानी या नहीं मानी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी जाती हैं। तो ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट आपका जो 2013 का है उसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो इस तरह की अथॉरिटी यहाँ पे बना पाए। तो कंपनीज एक्ट के माध्यम से अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक इनका चेयरपर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड मैक्सिमम यहाँ पे 15 मेंबर्स हो सकते हैं एनएफआरए के अंदर। इसका फंक्शन यही रहता है कि ऑडिट क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स प्रॉपर मेंटेन रहें, प्लस एट द सेम टाइम जो भी आपके ऑडिट फर्म है वो अच्छे से कंप्लाई करे नॉर्म्स के साथ, प्रॉपर सारी चीज़ें देखी जाए ताकि डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हो पाए। साथ ही साथ कोशिश ये रहती है कि प्रॉपर यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है उनको मेंटेन किया जा पाए ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए, बाकी कुछ भी करेक्शन की जरूरत हो तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे इसके द्वारा देखी जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और समझनी है वो है आपका आईसीएआई के बारे में। क्या है आईसीएआई? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दरअसल में ना जो मैंने बात करी कि ऑडिट फर्म्स को कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स आपका एनएफआरए मतलब बेसिकली कंपनीज एक्ट के द्वारा बताए गए हैं, प्लस एट द सेम टाइम आईसीएआई के द्वारा बनाए गए हैं। ये है क्या आईसीएआई? देखो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, इसी उन्हीं की एक बॉडी है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। इसको बनाया गया था यूजिंग अ एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो इस तरह से आईसीएआई क्या हो जाती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हमें देखने को मिल जाएगी जो कि सीएस के प्रोफेशन को कैसे डेवलप करना है, कैसे उनको रेगुलेट करना है, उसके लिए काम करती है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड इस काउंसिल के अंदर आपको टोटल 40 मेंबर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 32 इलेक्ट किए जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, एंड जो बाकी 8 होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार नॉमिनेट करती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो 8 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं ना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैग को रिप्रेजेंट करते हैं, सेबी को रिप्रेजेंट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, एंड इस तरह से बाकी स्टेक होल्डर्स को इन 8 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एंड आईसीएआई के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। दोस्तों इसी के साथ अब आते जाते हैं हमारे एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पर 2 एमसीक्यूज होंगे जो मैं आपको होमवर्क दूंगा। एक 2023 में यूपीएससी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। इसी तरह से 2021 के अंदर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड कॉमेंट में मुझे इन दोनों क्वेश्चन का सही आंसर आप बता सकते हो। लास्ट वीक मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं ना एडिबल ऑयल्स की, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ एडिबल ऑयल्स जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हाँ जी, ये बात अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। एडिबल ऑयल्स को जो हम इंपोर्ट करते हैं दैट इज मोर एज कम्पेयर टू जितना हम यहाँ पे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड इसी वजह से सरकार की कई बार कोशिश भी रहती है कि कैसे कहीं ना कहीं डोमेस्टिकली इनकी प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर पाए। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, वो कह रहा है कि सारे जितने भी आपके इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स होते हैं उसके ऊपर सरकार कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सरकार एडिबल ऑयल्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाती है ताकि आपकी जो डोमेस्टिक ऑयल क्रशिंग इंडस्ट्री है ना उनको कहीं ना कहीं हम यहाँ पे सेफ गार्ड कर पाए। तो पहला आपका ठीक था, दूसरा गलत था, इसलिए आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। दूसरा आपका जो होमवर्क मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था वो दिया था कोल सेक्टर के रिगार्डिंग। देखो कोल सेक्टर की बात करें, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंदिरा गांधी जी के समय के ऊपर इसको नेशनलाइज किया गया था। देखो ऐसे ना क्वेश्चंस को आंसर करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट हाँ ये बात अपने आप में ठीक है कि 1971 और 73 के समय के ऊपर इस तरह से इसको नेशनलाइज किया गया था। पर फिर भी मैं आपको एक बार ना स्टेटमेंट थर्ड पढ़ाता हूँ। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया अभी तक मतलब डोमेस्टिक सप्लाई की शॉर्टेज थी, बट अब इंडिया अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। द आंसर इज नो। अगर आप न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली फॉलो करते हो तो कई बार ऐसे हमें न्यूज़पेपर्स में खबर आती रहती है कि अभी तक भी हम क्या कर पा रहे हैं, डोमेस्टिक कोल के माध्यम से लगभग 75% एनुअल कोल डिमांड को हम मीटअप कर लेते हैं, पर बाकी की जो डिमांड होती है उसके लिए हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है। बहुत बार न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि चाइना से या किसी और कंट्री से कोल आ रहा है। ऑल दोस थिंग्स कीप ऑन कमिंग इन द न्यूज़पेपर्स। तो अगर एक बेसिक आइडिया होता ना तो यू वुड हैव रियलाइज किया थर्ड तो पक्का ही गलत है, और थर्ड पक्का गलत है तो आपका आंसर तो वैसे आपको मिल गया। बट फिर भी पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया क्यों ठीक था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के समय के ऊपर 1971-72 के समय के ऊपर ही इनको नेशनलाइज किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि इनको लॉटरी बेसिस के ऊपर किया जाता है एलोकेट कोल ब्लॉक्स को, ये बात अपने आप में गलत है, राइट। इवन सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर फैसला भी है। तो अब तो प्रॉपर
जो आपके ऑक्शन होते हैं ना, उनके माध्यम से यहाँ पे इसको किया जाता है। तो सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, पहला ठीक था, इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।